सभी जनों को मेरा नमन। और मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, आपके सब बीच आने का मौका दिया। खासकर आचार्य जी, उपाचार्य जी, सबको मेरा धन्यवाद और नमन। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, विषय पे जाऊँ। मैं आधुनिक मन की उत्पत्ति और विकास हम मान सकते हैं पाश्चात्य में रेनेसांस या नवजागरण काल से हुआ है। मध्ययुगीन यूरोप क्रिश्चियनिटी जो प्रतिष्ठान मध्ययुगीन काल का एक सिंबल बन गया था, चर्च, तो पूरे समाज पे जैसे वो हावी हो गया था। चर्च जैसा चाहता था आदमी वैसा ही सोचता था, और चर्च अपनी सुविधा के लिए जो पुरोहितों का तंत्र है, सभी जगह एक ही है, तो वो अपनी सुविधा के लिए उन्होंने अपने जो बाइबल है, ईसा मसीह की जो मैसेज जिसमें कलेक्टेड है, तो बाइबल का उन्हें रीइंटरप्रिटेशन किया था इस तरह कि आदमी ओरिजिनल सिन इसको लेके जन्म लेता है। ओरिजिनल सिन है डिसोबीडियंस का, कि ईश्वर ने मना किया था कि तुम ज्ञान वृक्ष का फल मत खाओ, पर आदम और ईव ने खा लिया था, तो ये है उसका ओरिजिनल सिन। तो इसी को लेके वो जन्म लेता है, ये इससे उसकी मुक्ति नहीं है। तो प्रयास करना चाहिए कि वो अपने भजन पूजन इसमें समय बिताए, पूरी जिंदगी बिताए, और जो असली जीवन है वह मृत्यु के बाद है, क्योंकि वो ईश्वर के सानिध्य में है। तो ये भावना मध्ययुगीन यूरोप का जो मन था उसके ऐसे बिल्कुल गाड़ के बैठ गई थी। और जो चर्च के जो फादर थे, तो उसको पोप कहते हैं, तो पोप का जो स्थान था वो इटली में रोम में चर्च जो स्थल है पोप की स्थली है। अब तो वेटिकन है, पर तब पूरा जो रोम और उसके आसपास का जो इलाका था वो पोप ने दखल कर रखा था सुविधा के लिए। तो 12वीं सदी में आते आते इटली में, क्योंकि इटली का जो अवस्थान है वो बिल्कुल भूमध्य सागर के मध्य में है, तो 12वीं सदी में एक और हम लोगों को सबको मालूम है, फिर भी एक बार हम याद दिला दें कि 12वीं सदी में 11वीं 12वीं 13वीं में जब इस्लाम पश्चिम की ओर बढ़ने लगा तो क्रूसेड धर्मयुद्ध, कई धर्मयुद्ध हुए स्पेन में, उत्तरी अफ्रीका में, और एशिया माइनर जहाँ टर्की है वहाँ, पैलेस्टाइन, सब जगह धर्मयुद्ध चल रहे थे। तो धर्मयुद्ध का एक जो असर था तो वो बहुत अच्छा असर हम कह सकते हैं कि अरब जो दुनिया थी, अरब के जो लोग थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे, तो वो सब जगह का जो ज्ञान था वो अपने में समाये हुए थे, समेटे हुए थे। तो अरबी में जो भारत का ज्ञान था वो जो हम कहें विज्ञान कहें, हम गणित कहें, वो भी सब अनुदित था। और जो प्राचीन ग्रीस की जो सभ्यता थी उसके भी जितने ग्रंथ थे तो सारे अरबी पंडितों ने अरबी में ट्रांसलेट अनुदित कर लिए थे। तो जब पाश्चात्य धर्मयुद्ध के नाम से प्राच्य के संग जुड़ा तो वो ये जो तमाम ग्रंथ थे जो पाश्चात्य का चर्च नहीं चाहता था कि पाश्चात्य के लोग पढ़ें जाने, तो उनके संबंध, उसके अवगति के संबंध में वो उनको पता चला कि ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें जो ज्ञान है वो ज्ञान चर्च नहीं चाहता है कि लोगों तक पहुंचे। तो ये ज्ञान जो था ये दूसरी तरह का ज्ञान था, तो जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान था उसका खजाना था। तो जब ये ज्ञान
पाश्चात्य के पास पहुंचा तो जैसे खलबली सी मच गई। और 12वीं सदी में क्योंकि जो उस समय का जो समाज था, जो अपर कास्ट था, जो जमीन से जुड़ा था, एरिस्टोक्रेट, वो कोई काम नहीं करता था। उसको बस जमीन से जो आय टैक्स मिलता था, फेड, उससे उसकी पूर्ति हो जाती थी, आराम से रह सकता था। और चर्च में जो जाते थे वो फलते फूलते थे। इसके थर्ड जो स्टेज था वो था सामान्य जनता का। तो वो खेती बाड़ी भी करती थी, जरूरत पड़े तो युद्ध में भी उसे जाना पड़ता था। तो यूरोप से जितने खेती बाड़ी करने वाले लोग सब युद्ध में जुट गए। तो यूरोप में समस्या, खाने की समस्या तो थी, क्योंकि यूरोप में 8 महीना दक्षिण भाग को छोड़ के बर्फ से ढका रहता है। मतलब सामान्य जो टेम्परेचर रहता है वो -20 से 25 के आसपास, इसलिए खाने की समस्या बराबर बनी रहती है। और इटली, स्पेन, साउथ फ्रांस, ग्रीस ऐसी जगहों में अनाज उपजता था। तो जो खेतीबाड़ी करने वाले लोग युद्ध में चले गए, और युद्ध तो 200 साल तक चलता रहा, तो आधे से ज़्यादा लोग उसमें ख़त्म हो गए। तो हम लोग देखते हैं कि 12वीं सदी में एक चेंज आता है, जैसे कॉमर्स और ट्रेड फिर से अरब दुनिया के संग उसके प्रभाव से फिर देखते हैं पश्चिम में बहुत से लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं, कॉमर्स की ओर, ट्रेड की ओर। और जो पुरानी रोमन जो साम्राज्य था, पुराना जो रोम का साम्राज्य था, रोम शहर के आसपास जो साम्राज्य विकसित हुआ था, रोम से जुड़ा हुआ जो साम्राज्य था, उसमें से जो चाइना और भारत तक उनका जो रूट था, ट्रेड रूट, हम देखते हैं कि 1200 साल बाद वो फिर उस रूट से लोग फिर कोशिश कर रहे हैं कि जाएं और वो संबंध पुनः स्थापित हो। क्योंकि बीच में जब हम दूसरी या तीसरी सदी पे आते हैं तो देखते हैं कि जर्मनिक ट्राइब उत्तरी यूरोप से सब दक्षिण की ओर जा रहे हैं। तो एक माइग्रेशन, पूरे यूरोप में एक माइग्रेशन हो रहा था, जिससे कि जो व्यवसाय था, जो ट्रेड रूट थे, वो बहुत अनसिक्योर हो गए थे, क्योंकि लूटपाट मची रहती थी। तो इसलिए संभव नहीं था कि चाइना तक कोई आए यूरोप से। तो बीच में थे अरबी लोग, तो वही सारा ट्रेड संभालते थे। पर 12वीं सदी से हम जब देखते हैं कि एक तरह का जागरण हो रहा है, जब इटली के जो ट्रेड रूट है वो फिर से जग रहे हैं और वहाँ शहरों की स्थापना हो रही है। पहले मेले लग रहे हैं, फिर परमानेंट सेटलमेंट हो रहा है, तो शहर तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, जनसंख्या बढ़ रही है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोफेशन हो रहा है। इसके पहले पशुपालन नहीं था, इसके पहले ट्रेड एंड कॉमर्स इतना फ्लरिश नहीं करता था। तो इसके वजह से हम देखते हैं कि एक सेक्युलराइजेशन हो रहा है, कि सामान्य जन के पास धन, पूंजी आ रही है, उस धन को ट्रेड में वो लगा रहे हैं, उसके लिए वो पैसा भी ले रहे हैं। जैसे किसी को हम अगर लेंड करें रुपया, धन में मतलब धन लेंड करें, तो उसके बदले हम उसका सूद ले रहे हैं। बाइबल में सूदखोरी मना। तो धीरे धीरे समय को कह रहे हैं कि ये समय हो रहा है आदमी का समय है, ईश्वर का नहीं है। इसीलिए समय का भी हम दाम लगा रहे हैं, और इसलिए हमको इसके लिए इंटरेस्ट भी लेना है, सूद भी लेना है। तो सूद लीगलाइज हो रहा है और धीरे धीरे परिवर्तन। तो जो ये शहर आ रहे हैं, इटली के जो वाणिज्यिक रूट है, वहाँ शहर जब आ रहे हैं, तो ये शहर धीरे धीरे अपने शासन की व्यवस्था खुद ही कर रहे हैं। अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, जैसे कैसल नुमा बना रहे हैं, क्योंकि जो एम्परर है वो शायद जर्मनी में है या फ्रांस में है। अब एम्परर
लेते थे, मतलब पैसा लेते थे, उसके बदले में सुरक्षा देते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड। तो एम्परर के पास तक खबर पहुंचते पहुंचते 3 महीना लग जाता था। तो एम्परर के पास तो कोई अपनी सेना नहीं थी। ये जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो सब सेना रखते थे, वो कलेक्ट करें तो फिर किसी शहर को बचाने के लिए भेजे, तो इसमें 6 महीने लग जाते थे। तो इसलिए शहर, ऐसे कई शहर हुए जो इन्होंने सोचा कि ये तो व्यावसायिक केंद्र थे, पर अपनी सुरक्षा इन लोगों ने खुद करने की सोची और इन कैसल में तब्दील हो गई है, परिवर्तित हो गए और इनको सिटी स्टेट कहा जाने लगा। तो ऐसे शहरों को चलाने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जिनका व्यावहारिक ज्ञान हो, लीगल ज्ञान हो, और भी जो हम लोग के जो जैसे आईएएस आजकल है, उनके सिविल सर्वेंट, इस तरह लोगों की जरूरत पड़ी यूरोप, खासकर इटली में। तो देखा गया कि इनके लायक जो ज्ञान है वो ज्ञान सिर्फ अरबी पंडितों के पास है, यूरोप के चर्च के पास नहीं है। अगर है भी तो वो देंगे नहीं। तो इसलिए किसी जो शहर थे उन्होंने खुद ही कोशिश की कि कांटेक्ट में आए, किसी अरबी पंडित को रखें, उसके खाने पीने की व्यवस्था करें और स्वयं एक इंस्टीट्यूशन खोल लें। तो इस तरह का पहला विश्वविद्यालय यूरोप का था जो 11वीं शताब्दी में आया, वो है बोलोनिया विश्वविद्यालय। वो पहले एक लीगल स्टडी का सेंटर रहा, जो शहर के जो पौरसभा उसने इसकी स्थापना की। न तो किसी चर्च के तहत रहा, न किसी एम्परर के उस पे। तो ये पहला एक विश्वविद्यालय है जो सबने मिलके जिसकी स्थापना की, बोलोनिया विश्वविद्यालय। और आज भी ये विश्वविद्यालय लगातार चल रहा है, 900 साल से ज़्यादा, और मैं भी इस विश्वविद्यालय की छात्रा रही हूँ। तो ये एक नए ज्ञान की खोज मिली, जो ज्ञान है व्यावहारिक ज्ञान, जिसको बाद में हम कहेंगे कि ये मानवता, ह्यूमैनिटीज। तो आदमी के लिए जो विषय जरूरी है उसके रहने के लिए, उसके जिंदगी के लिए, अच्छी तरह जीने के लिए, वही ज्ञान हम कहते हैं मानवता, ह्यूमैनिटीज, मानवतावादी ज्ञान। तो ये जो परंपरा थी, ये परंपरा पहले थी ग्रीक और रोमन जो सभ्यता थी 1000 साल 1200 साल पहले, तो उसका पुनर्जागरण हुआ। इसीलिए इसको हम कहते हैं पुनर्जागरण काल या रेनेसांस। तो जो ग्रेको रोमन आइडियल्स थे उनको फिर नए तौर से लौटाया गया। तो वो आइडियल थे आदमी, मनुष्य के लिए जरूरी जो ज्ञान, उस ज्ञान से जुड़े हुए सब आइडियल। तो हम ये जो रेनेसांस है, ये एक आंदोलन का रूप हम कह सकते हैं इसने ले लिया, क्योंकि ये सिर्फ सिविल सर्वेंट तैयार करने के लिए एक सोच, आदमी की सोच बिल्कुल बदल गई। क्योंकि इसके पहले जो सभ्यता थी, मध्ययुगीन सभ्यता थी, वो चर्च ओरिएंटेड थी, रिलीजियस थॉट ओरिएंटेड थी, जहाँ ईश्वर थे केंद्र में और मनुष्य था पेरिफेरी में। पर ये जो ग्रेको रोमन आइडियल्स फिर वापस आए थ्रू द अरब्स, थ्रू द अरब पंडित्स। तो इसमें क्या था, ये होमोसेंट्रिक, कि आदमी बीच में है, सेंटर में है, पर ईश्वर भी सेंटर में है। ईश्वर का तब तक ईश्वर अपने जगह से हटाए नहीं गए थे, ईश्वर सेंटर में है। ईश्वर का प्रिय संतान है, प्रिय सृष्टि है मानव, इसलिए ईश्वर भी है, मानव भी है। और जो विषय, जो डिसिप्लिन हम देखते हैं रोमन सभ्यता में थी, ग्रीक सभ्यता में थी, वही फिर से पढ़ाई जाने लगी। ऐसे 7 विषय थे जिनका फिर से पठन पाठन अध्ययन शुरू हुआ।
तो इसलिए एक रेनेसां जो चिंता जगत था उसमें परिवर्तन आया। तो हम समाज गठन में भी देख सकते हैं किस तरह इसका परिवर्तन आया। हम देख सकते हैं रिलीजियस थॉट में किस तरह परिवर्तन आया। हम देख सकते हैं विश्वविद्यालय की सोच में किस तरह परिवर्तन आया, उसके गठन में किस तरह परिवर्तन आया। क्योंकि इसके पहले जो स्कूल थे वो ग्रामर स्कूल थे, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, लैटिन और ग्रीक, और वो भी 8th और 9th सेंचुरी में ग्रेट चार्लमेन जिनका नाम हम जानते हैं, उन्होंने कोशिश की कि हम रिवाइव करें, तो तभी स्थापित हुई थी ये ग्रामर स्कूल। तो जो स्कॉलास्टिक एजुकेशन था उसकी परंपरा चल रही थी, पर हम देखते हैं कि जो नए सिरे से जो विश्वविद्यालय आए, खासकर इटली में 4 विश्वविद्यालय हुए, वे नए ज्ञान लेके आए। जैसे इसके पहले हम कह सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री अलग से नहीं था, मैथमेटिक्स के अंतर्गत था या रिलीजियस ट्रेनिंग के अंतर्गत। पर जब जो ग्रीक पोथियाँ आई उसमें ज्यामिति आई, यूक्लिड आए, पिथागोरस आए, उनकी चर्चा होने लगी। और जो फिलॉसफी, इसका भी हम देखते हैं पहले था कि चर्च जो कहेगा, चर्च के फादर ने जो कह दिया बस हम वही पढ़ेंगे, इसके परे और हम कुछ नहीं सोचेंगे। पर अब हम लोग देखते हैं कि जो ग्रीक फिलोसोफर थे उनकी भी चर्चा शुरू हुई, खासकर एरिस्टोटल बहुत फेमस हुए। और हम समाज विज्ञान में भी देख सकते हैं कि प्लेटो जो आदर्श समाज क्या होना चाहिए, प्लेटो के जो विचार थे उसको लेके भी आलोचना हो रही है, खासकर फ्लोरेंस में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कला का अध्ययन शुरू हुआ, जो कि मध्य युग में था, पर उसका कुछ रुख दूसरे तरह था, उसका जो रुझाव था वो दूसरी ओर था। तो आज हम देखेंगे कि कला के माध्यम से किस तरह आधुनिक मन का विकास हुआ। तो उसमें पहले हम थोड़ी सी ग्रेको रोमन, ये ईसा पूर्व 200 साल पूर्व जो ये मूर्ति, ये रोम के आसपास खोद के मिली, क्योंकि एक समय इटली का दक्षिण भाग जो था वो ग्रीक कॉलोनी, ईसा पूर्व 600 वर्ष पहले ग्रीक कॉलोनी। तो ये एक कॉपी है, रोमन कॉपी, जो अपोलो उसकी। तो जब ये स्टैचू या मूर्ति निकली जमीन से तो लोगों को आश्चर्य हुआ, ये जो प्रोपोर्शन है ये नेचुरलिस्टिक स्केल में है। पर जो ओरिजिनल ग्रीक या रोमन मूर्तियां हैं उसमें हम देखते हैं एक स्केमेटिक है, ज़्यादातर कैलकुलेटिव है, जो स्थिर है। पर इसमें जैसे हाथ बढ़ा हुआ है, तो वो स्टैटिक जो भावना थी उससे ये आगे निकल गई है। तो ये हम कहेंगे एक फाइनेस्ट बैलेंस which has been reached through naturalism and idealism। क्या होना चाहिए और क्या है, दोनों के बीच एक आइडियल आदर्श संतुलन। इसलिए ये स्टैटिक भी नहीं है, ये डायनामिक भी नहीं, दौड़ नहीं रही। पर ये जो इसका जो स्पेस का यूज है वो बहुत सुंदर, इसका जो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये जो इसका ड्रेपरी है वो हाथ में है। ये एक आइडियल, हम कह सकते हैं कि आइडियल कैलकुलेशन इस तरह का। ये और एक ये मूर्ति है, तो ये भी एक कॉपी है, रोमन कॉपी है, लगभग 150 वर्ष ईसा पूर्व। तो एक लड़का अपने पैरों से कांटा निकाल रहा है, पर ये एक आइकॉन बन गया है। आइकॉन बन गया है क्योंकि ये लड़का एक दूत है, युद्ध के कुछ खबर वो लाया था
तो उसको इतना समय भी नहीं मिला कि वो अपने पैरों का कांटा निकाल सके। वो जब वो खबर दे चुका तब वो कांटा अब निकाल रहा है। हाँ, तो ये जो एक आइकॉन ऑफ ड्यूटी, हाउ ड्यूटी शुड बी परफॉर्म्ड, कि उसने परवाह नहीं की अपने ऐसे खून बहते पैरों की भी। तो इस तरह सिर्फ मूर्ति नहीं, उसका जो नेचुरलिस्टिक स्केल नहीं, इसके संग जो उसके जुड़े हुए ज्ञान, वो भी एक एग्जाम्पल के तौर पे आने लगे, जो कि क्रिश्चियन जो वर्ल्ड था उससे अलग था। हम देख सकते हैं कि इसमें जैसे जब ये मूर्ति मिली थी तो इसके पैर नहीं थे। देख सकते हैं ये जो जोड़ा गया है ये रोमन पीरियड का है, ये भी एफ्रोडिटी की, ये भी रोमन कॉपी है। इस मूर्ति का जब उद्धार हुआ तो बहुत खलबली मच गई, क्योंकि ये एक पहली मूर्ति है जहां ह्यूमन इमोशन, ये है लाओकोंते, इनका नाम है लाओकोंते, ये अपोलो के पुरोहित थे और इन्होंने ट्रॉय के अंदर जो ग्रीक जो युद्ध हुआ था, ट्रॉय और ग्रीक जो द्वीप थे उनके बीच, क्योंकि ट्रॉय के राजकुमार ने ग्रीक द्वीप के राजकुमारी को मतलब भगा ले गया, इसीलिए जो लड़ाई हुई ट्रॉय के विपक्ष में, तो उसमें ये ट्रॉय के अपोलो के पुरोहित थे लाओकोंते ने। तो जब एक आप लोगों को मालूम होगा कि काठ का घोड़ा बनाया था ग्रीकों ने, क्योंकि वो घुस नहीं पा रहे थे, ट्रॉय इतना मजबूत था उनका जो उनकी दीवार या भेद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन लोगों ने चालाकी से एक घोड़ा काठ का बनाया और कई महीनों तक वो घोड़ा बाहर रहा और उसके अंदर छुप गए कुछ सैनिक। अंततः ट्रॉयन ने देखा कि तो कई महीने से पड़ा है, तो वो अंदर ले गए और उसमें वो ग्रीक सैनिक इस तरह घुस गए। तो ये अपोलो के जो पुरोहित लाओकोंते थे, उन्होंने इसका विरोध किया था कि उस घोड़े को अंदर न ले जाया जाए, तो इनको सजा दी गई थी। तो उनके दोनों बेटों को सांप से कटवाया था। तो ये पहला कोई स्टैचू रोम के सामने आया, इटली में आया, जहाँ ह्यूमन पैशन, वो मतलब जो फर्स्ट स्टेज में जैसे हम देख सकते हैं कि हाँ वो सफरेंस जो है इसके मुंह में अपार कष्ट, बेटों के मुंह में सांप बिल्कुल जकड़ लिया है सांप। तो ये एक लेसन बन गया, इस तरह भी मूर्ति बन सकती है जहाँ जिसकी डायनामिक्स कुछ अलग हो, जिसके कुछ जो आंकड़े हैं वो अलग हो, क्योंकि जो ग्रीक आर्ट था वो बहुत ही हम कह सकते हैं डिसिप्लिन और वो बहुत कैलकुलेटिव थी, बिल्कुल मैथमेटिक कैलकुलेशन, क्योंकि ग्रीकों का मानना था कि सौंदर्य है राइट कैलकुलेशन का रिजल्ट। पर इसमें उन लोगों ने देखा कि ये अगर हम देखें तो उभर के सामने आ रहा है कैलकुलेशन से भी ज्यादा पैथोस, जो सफरेंस लाओकोंते उनके दोनों बेटे की। तो ये एक मिसाल बन के रह गया। और हम जब जैसे और एक पेंटिंग है, ये पेंटिंग नहीं, ये मोजाइक है, ये अफ्रीका जहाँ रोम कॉलोनी थी वहाँ की मोजाइक है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि नेचुरल स्केल, चूंकि ये मोजाइक है इसलिए शेड्स ज़्यादा नहीं है, पर ये जैसे ऊंट हो, एक नेचुरल साइंस, और ये बच्चे, और ये अफ्रीकन, क्योंकि बाल से ही समझ में आता है कि कोई अफ्रीकन स्लेव है। तो ये रियलिस्टिक पेंटिंग जो कि मेडिवल पीरियड में नहीं हम देख सकते हैं। तो ये सारी जब पुनर्खोज हुई इनकी सबकी रेनेसांस युग में, तो एक मिसाल से बन गई। ये 1200 सदी के आसपास का चित्र है।
ये क्रिश्चियन पेंटिंग देख सकते हैं, इसका जो स्केल है ये नेचुरलिस्टिक स्केल नहीं है। हाँ, ये हायरार्किकल, क्योंकि मदोना मेरी माता मेरी, इनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए ये बिल्कुल बीच में, शी वाज प्लेस्ड एट द मिडल। और ये जो इनके जो एंजल हैं, सभी के मुंह बिल्कुल एक ही तरह के हैं। अगर आप देखें, इसमें कोई इंडिविजुअलिटी का कहीं स्थान नहीं है, क्योंकि आदमी इंडिविजुअल नहीं हो सकता, क्योंकि वो एंजल भी नहीं हो सकता है, और आदमी तो कहीं भी नहीं है, इसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि वो तो पापी है। तो एक फ्रेम में वो हो ही नहीं सकता है, ईश्वर के उस फ्रेम में वो आए। तो ये है, ये मेडिएवल भावना थी। तो ये जो स्केल था, वो मेडिएवल आर्टिस्ट भी बहुत, हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे कलाकार थे, पर उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल अलग थी। तो इसमें डेप्थ नहीं है। हमको, आप सभी को मालूम है कि जो चित्रकला है वो तो फ्लैट है, पर उसी में हम 3 डायमेंशनल इफेक्ट ला सकते हैं शेड के इसमें। तो इसमें 3 डायमेंशनल बहुत कम है, और जो ड्रेपरी है वो भी नेचुरलिस्टिक नहीं है, आइडियलिस्टिक है। और जो क्राइस्ट है, उनका बच्चे का मुंह इस तरह का नहीं हो सकता है, बिल्कुल ज्ञानी और एक्सप्रेशनलेस। ये बहुत बड़े कलाकार चिमाबुए, उनका ये सिएना में रखा है। इसी तरह और एक है, ये दुच्चो दी Bonainsegna, लगभग एक ही समय के हैं। तो यहाँ भी देखिए, ये भी हायरार्किकल है बिल्कुल। और इसमें ये एपोस्टल जो शिष्य थे, क्राइस्ट के 12 शिष्य थे, 13 नहीं मानते हैं क्योंकि जुडास ने ही बिट्रेड हिम। तो ये जो फॉलोअर्स थे ये तो ऊपर हैं, बीच में मदोना है, और ये सब जो और भी सेंट्स हैं, पर ये सब हम देख सकते हैं कि ये नेचुरल स्केल में नहीं है। तो सोच सकते हैं कि जब रोमन और ग्रेको रोमन जो मूर्तियां निकली तो किस तरह खलबली मच गई होगी। कि उस तरह भी हो सकता है, नेचुरलिस्टिक स्केल में भी हम सोच सकते हैं चित्रकला तो हो सकती है। ये है जोतो, ये भी 13th सेंचुरी के हैं। तो ये पहले कलाकार हैं जिन्होंने नेचुरल स्केल, नेचुरलिस्टिक पेंटिंग की शुरुआत की। तो इसी का उल्लेख बाद में वाजारी ने 1556 में, जब उन्होंने इलस्ट्रेटेड आर्टिस्ट की जीवनी लिखी, तो इस चित्र का उल्लेख किया है। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है रेनेसां, पुनर्जागरण, क्योंकि ये जो आइडियल थे ये ग्रेको रोमन आइडियल, क्योंकि ये नेचुरल स्केल है। और पहले किसी चित्र में हम देख सकते हैं जहाँ आसमान नीला है, इसके पहले तक आसमान गोल्डन कलर का होता था, और ना कोई जो एंजल, बिल्कुल चिड़िया पक्षी के तरह एंजल्स। पेड़ हम देख सकते हैं, जितना आसमान जितना है उतना ही जमीन, उतनी ही जो रेशियो है बिल्कुल समान है। तो हम देख सकते हैं कि जो मन है, आदमी का जो मानस है, उसमें ये परिवर्तन आ गया है कि हेवन के समान ही सुंदर है धरती, और धरती जो बनाई गई है वो आदमी के लिए ईश्वर ने सृष्टि की है। आदमी है उसकी सर्वोत्तम सृष्टि ईश्वर की, तो वो पापी नहीं बल्कि वो प्रिय संतान है। तो ये जो आधुनिकता, जो मन की जो बात है कि सब कुछ आदमी के लिए है, आदमी सेंटर में है, ईश्वर तो है, पर ईश्वर वो बहुत ही स्नेहिल पिता है, और उन्होंने मनोरंजन के लिए इस जो सृष्टि है उसका निर्माण किया है, तो उसको सारे इंद्रियों से आदमी भोग करे, रूप रस गंध स्पर्श सबसे वो भोग करे। तो ये जो चिंता है, ये हम कह सकते हैं कि आधुनिक मन उसका निर्माण कर रहा है। जो कुछ भी
मनुष्य के लिए प्रयोजन है, जो कुछ भी जरूरी है, उसको तुम पढ़ो, जानो। और सबसे बड़ी बात है, अपने शरीर को जानो। जब तुम अपने शरीर को जानोगे, अपने समाज को जान सकते हो। अपने समाज को जानोगे तो विश्व को जान सकते हो। तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि आदमी का शरीर है माइक्रोकॉज्म, वो बड़ा जो विश्व है उसका मिनी एक संस्करण है। और आदमी ही ईश्वर तक पहुंच सकता है। एक चेन, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। मनुष्य अगर जानवर की तरह वो इंस्टिंक्ट के उस पे अगर रहे, स्तर पे रहे, तो वो जानवर। अगर वो मनुष्य है तो उसको रैशनली सोचना है, उसका जो मन है उसको काम में लगाना है, रीजन काम में लगाना है, जो बुद्धि विचार उसके, तब वो मनुष्य है। और उससे भी अगर ऊपर उठ जाए तो वो है आइडियल फॉर्म का, जैसा कि प्लेटो ने कहा है। तो प्लेटो के विचार जब फिर से सब पढ़ने लगे, समझने लगे, तो ये भी एक उसमें आ गया कि आदमी ही ईश्वर के लेवल तक जा सकता है, सृष्टिकर्ता के लेवल तक जा सकता है, जहाँ सब कुछ आइडियल फॉर्म में है, जहाँ सब कुछ फॉर्म के लेवल में है। जैसे जो टेबल है, तो वो जो टेबल बनाता है उसके मन में उसका विचार पहले रहता है, एक आइडिया रहता है, उसके बाद आप फॉर्म। जैसे आप तो आर्किटेक्ट होंगे, आर्किटेक्चर आप पढ़ रहे होंगे, पहले आपके दिमाग में एक उसका समूचा एक आइडिया आता है, उसके बाद आप एक्सिक्यूट कर सकते हैं उसको। जब तक आइडिया नहीं आएगा, जब आप आइडिया के लेवल में नहीं जाएंगे, तो आप उसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते हैं ठीक से। तो बिल्कुल यही चीज हम कह सकते हैं रेनेसांस में भी हुई, जो आइडियल फॉर्म है। तो वो पेंटिंग आइडियल को भी दिखाएगा नेचुरल के माध्यम से। तो आइडियल क्या है मनुष्य के लिए, तो इसकी खोज भी शुरू हुई। तो इसी से हम कह सकते हैं आधुनिकता, आधुनिक मानसिकता का जन्म हुआ, उसी से विकसित हुई। और इस आइडियल की खोज, एक और तो रेनेसांस इटली अगर हम देखें तो भयानक जगह थी। हाँ, जब अगर आपने नाम ही सुना होगा माकियावेली फ्लोरेंस के, कुछ दिनों तक फ्लोरेंस रिपब्लिक था, तो माकियावेली को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। वो एम्बेसडर का काम करते थे, चांसलर थे, एम्बेसडर का काम करते थे। तो उन्होंने बहुत करीब से देखा था कि क्या वास्तविकता है। और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी, उसमें एक बहुत फेमस हुई, तो वो है राजा या प्रिंस। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि आइडियल प्रिंस कैसा होना चाहिए। तो उनका कहना है कि आइडियल प्रिंस वो है जो सिंह की जो करेज, साहसिकता है, उसको श्रृगाल की चतुराई के संग मिला सकता है, तो वही टिक सकेगा। टिकना बहुत जरूरी है, और टिकने के लिए सिर्फ शारीरिक बल से काम नहीं चलेगा, दिमाग की चतुराई भी आवश्यक है। तो ये हम सोचते हैं कि ये है रेनेसांस, जो प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, व्यावहारिक, उसके मसीहा है मैकियावेली। और जो आइडियल कैसा होना चाहिए समाज, उसके और एक हम कह सकते हैं आइकॉन थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कोर्टियर, आदर्श जो कोर्टियर होगा, कोर्ट का सभासद कैसा होना चाहिए। तो वो तो आइडियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरह होना चाहिए, पर वास्तविकता में देखा जाए, जब मैकियावेली लिख रहे हैं कि आइडियल प्रिंस कौन है और आइडियल प्रिंस उनके मन में एक छवि है, तो देखते हैं उनके आइडियल प्रिंस थे एक पोप के नाजायज बेटे। पोप का तो शादी ही नहीं कर सकते पोप इटली में, तो उनका नाजायज बेटा, उनको मैकियावेली मान रहे हैं कि वो है आइडियल प्रिंस, क्योंकि मैकियावेली को लग रहा है कि उनके जो चरित्र में कठोरता है और उनमें जो शठता है, दोनों का आइडियल संतुलन है। और मुझे, हम लोगों को मालूम बाद में पता चलता है, क्योंकि ये तो इतिहास में कभी लिखा नहीं जाता है, जो आइडियल प्रिंस, उन्होंने क्या किया, उनके पिता थे अलेक्जेंडर 6 जो पोप, दोनों ने मिलके रोम में
अपने विला में शाम को रोम के और भी बड़े बड़े जो लोग थे, रईस लोग, उनको बुलाया एक सांध्यकालीन भोज सभा में, और क्या किया, विष मिला दिया वाइन में, जिससे कि जो दूसरे विचार जो समता नहीं रखते थे वो सब खत्म हो जाए। तो गलती से अलेक्जेंडर 6 ने वो विष मिला हुआ जो वाइन है वो पी लिया, और उनके बेटे ने जो आइडियल प्रिंस थे मैकियावेली, उन्होंने भी पिया, पर उनको एंटीडोट मालूम था इसलिए वो बच गए, पर पोप चले गए, उनके पिता चले गए, और 3 दिन तक उनका शव रखा रहा, बिल्कुल काला पड़ गया था। तो ये तो हम कहेंगे कि जो रेनेसांस हम पढ़ते हैं, पुनर्जागरण और आदर्शों की बात कहते हैं, उनमें ये नहीं लिखा है। हाँ, ये एक उससे नीचे की सब स्टडी है। तो रेनेसांस ऐसा भी था, फिर भी हम जो आइडियल है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइडियल जो ग्रेको रोमन आइडियल था उसको ले आना, उस तरह मनुष्य वो एंजेलिक स्तर पे हो सकता है, एंजल हो सकता है, जहाँ वो इंटेलेक्चुअल मतलब मन से भी परे, विचार से भी परे, बुद्धि से भी परे उठ सकता है, तो वो ईश्वर के लेवल पे आ जाएगा, आइडियल के लेवल पे आ जाएगा। तो एक और तो ये आइडियल था, दूसरी ओर था नेचुरलिज्म, जिसमें मनुष्य के जो इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, वो भी प्रेशस माने जाने लगे, क्योंकि मनुष्य का जो भी है सब कुछ प्रेशस है। इसलिए ये पहला चित्र है जहां दिखाया गया है द ह्यूमन स्केल पे कि क्राइस्ट को लिटाया गया है, और तो माँ मेरी और दूसरी महिलाएं रो रही हैं, शोक का प्रकाश कर रही हैं। तो ये पहला चित्र है जहां ह्यूमन इमोशंस नेचुरल स्केल में प्रेजेंटेशन, और बिल्कुल जैसा हम सोचते हैं कि जमीन और आसमान में एक संतुलन, वो हम देख सकते हैं। तो दिस इज द बिगिनिंग वी कैन से ऑफ ह्यूमनिज्म, ऑफ ओपनिंग अप ऑफ ह्यूमन माइंड। इसका डिटेल है, बिल्कुल रेखा चित्र, अभी भी हम डेप्थ इतना नहीं देख पा रहे हैं जोतो में, क्योंकि ये 1268 के पास ये चित्र है। ना भी हम देख सकते हैं कि रो रही हैं। ये भी जोतो का ही है। इसमें हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा जैसे थोड़ा मास दिख रहा है। इसके पहले तो बिल्कुल आइकॉनिक फिगर, सिंबल थे, पर यहाँ हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा डेप्थ, क्राइस्ट बीइंग ह्यूमनाइज्ड, वो ईश्वर से वो मानव के स्तर पे आ रहे हैं, एज अ मैन, प्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट एज अ मैन। इसमें भी ये भी ट्रांजिशनल पीरियड का है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ है, एनाउंसिएशन, जब मेरी को आके गैब्रियल कह रहा है कि तुम माता बनने जा रही हो, ईश्वर की ऐसी इच्छा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल ह्यूमन एक्सप्रेशन, जैसे कोई महिला शर्म से जो है जकड़ जा रही है सुन के, जैसे भयभीत हो रही है, तो ये भी ह्यूमन एक्सप्रेशन इसके पहले हम नहीं देख सकते हैं कि ह्यूमन लेवल पे यहाँ मेरी को ले आया गया है। ये ट्रांजिशनल पीरियड है जहाँ हम पोर्ट्रेचर देख रहे हैं। इसके पहले साधारण मनुष्य का कोई स्थान ही नहीं था चित्रकला में, सिर्फ रिलीजियस लोग हो सकते थे। तो ये पहला ऐसा चित्र है, पोर्ट्रेट है, जहाँ ड्यूक हो, जो हो, एरिस्टोक्रेट हो, जो हो, जिनका चित्र, मतलब हम कह सकते हैं इंडिविजुअलिज्म के ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसको हम पूरी तरह से रेनेसांस पीरियड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से ह्यूमन स्केल या जो डेप्थ होना चाहिए वो नहीं है। इसमें अभी भी हम काफ़ी फ्लैट जिसको कहते हैं, 3 डायमेंशनल इतना नहीं है, पर ये एक सामान्य पोर्ट्रेचर है जिसमें
माइनर डिटेल्स भी आ रहा है, मतलब जो कुछ मनुष्य है, मनुष्य सेंटर पे है, तो उसकी जो बाल बांधने की कला है वो भी दिखाया गया है। क्योंकि मनुष्य इम्पोर्टेंट हो जा रहा है धीरे धीरे, ईश्वर का स्थान ले ले रहा है। जब जो तो हमने पहली बार जो कह सकते हैं ह्यूमन स्केल चित्र में उसको हम देख सकते हैं कि applied for the first time the naturalistic scale, तो इसमें हम देखते हैं एक कदम और आगे बढ़ गए हैं पिएरो डेला फ्रांचेस्का। ये उनसे और 100 साल बाद की लगभग यह है। इसमें कई लेवल हैं, जैसे जो आर्टिस्ट है he has discovered the space and how to utilize it. He is taking immense joy in discovering that space. तो इसलिए एक एक्सपेरिमेंट बन के रह जा रहा है। चित्रकला एक एक्सपेरिमेंटल ढंग से कि किस तरह, तो इसलिए ये जो लेवल है, जो दर्शक उसकी आंख यहाँ कहीं होगी, और एक लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट, मॉडर्नाइज हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट, हाँ, तो डेप्थ के लिए। रेनेसांस चित्रकला है वो हम पूरी तरह से इट्स I believe it's a total reflection of whatever was going on the background. हाँ, तो जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया ऑफ स्टडी ऑफ लाइट। जैसे ये इनका वेल है, हाउ फ्लिम्जी, कहना चाहिए स्वच्छ, किस तरह से ये स्वच्छ वेल, किस तरह दूर हम देख सकते हैं कि किस तरह जो रोशनी है वो कैसे धुंधली हो जाती है, धुंधलाहट, धुंध। हाँ, तो ये एक एक्सपेरिमेंट। ये जो कुशन है ये भी उस समय की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो ये बेल्जियम ये जो टेक्सचर है ये बेल्जियम की खासियत है। तो यूरोप इज ओपनिंग अप इट्स बाउंड्री, और सिर्फ बाहर से भी सामान आ रहा है, दे आर एक्सपोर्टिंग थिंग्स एंड दे कैन अफोर्ड टू बाई दिस। तो ये भी हम देख सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि जो मदोना का जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल आधुनिक उस समय के जो कंटेम्पररी कोर्ट लेडीज उनका स्टाइल है, और उसमें मोती है। मोती कहाँ से आएंगी? बसराई, इराक से, क्योंकि इटली में मोती मिलती नहीं। तो ये जो सेक्युलर मर्केंटाइल इकोनॉमी, लग्जरी गुड्स के प्रति आकर्षण, ये सब हम देख सकते हैं यहाँ। ये मोती की माला, ये वेल is perhaps Indian, मसलिन। से थोड़ी पहले हम इसको गॉथिक माने या रोमैनिक माने, पर इसमें पहली बार देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइट एज इट इज रिफ्लेक्टेड इन द मिरर। पहली बार खिड़की से रोशनी आ रही है, द सोर्स ऑफ लाइट। कितने तरह की सोर्स, क्योंकि सामने से जो रोशनी है ऑब्वियसली इट्स नॉट फ्रॉम द विंडो। तो विंडो की जो बाहरी जो लाइट आ रही है उससे यह रिफ्लेक्टेड हो रहा है। क्या रिफ्लेक्शन किस तरह होना चाहिए? तो इट्स अ साइंटिफिक स्टडी। द पेंटिंग बिकम्स ऑलमोस्ट we can say natural canvas for all types of experiments, and we can
witness the opening of human minds. Even the hemming, the details, and the dogs. Actually, dog is a symbol of faithfulness. Oh, this is a symbol of marriage. So, it is still medievalistic because जब हम सिंबल से काम लेते हैं, जहाँ हम अपने आइडिया को कुछ चिन्ह से प्रकट करते हैं, तो ये मेडिवल। पर फिर भी हम देख सकते हैं कि नेचुरल स्केल, ये जो फर्नीचर में डिटेलिंग, डेप्थ, खासकर जो शैंडलियर है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि वो इफेक्ट आया है कि ये एक मतलब धातु, इट्स ऑफ मेटल, द डिफरेंशिएशन बिटवीन द मेटल एंड अदर एलिमेंट्स, दिस इज वुडन। इसमें भी धीरे धीरे हम देखते हैं कि पहले जैसे बैकग्राउंड में कुछ नहीं रहता था, गोल्डन कलर, फिर नीला आसमान, इसमें हम देखते हैं डिटेल्ड बैकग्राउंड आ रहा है, क्योंकि मैन इज डिस्कवरिंग हिमसेल्फ इन रिलेशन टू द यूनिवर्स, ही इज रिलेटिंग हिमसेल्फ टू द यूनिवर्स, अब पूरे विश्व से जुड़ रहा है, इसलिए ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, इसलिए लैंडस्केप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। Detailed marble flooring is taking immense pleasure in depicting all these things. इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरह का हेयर स्टाइल, ये ड्यूक एंड डचेस ऑफ उर्बिनो, ये भी पिएरो डेला फ्रांचेस्का की बहुत मशहूर कृति है, जहाँ हम फ्लोरेंटाइन जो बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ वाटर, रिफ्लेक्शंस, सो मेनी थिंग्स। और ये जो पिकासो का काम, इट इज सो फेमस एंड इट्स सो प्रेशियस एंड कॉस्टली, इट्स अ लग्जरी आइटम। And even these necklaces are imported from India. स्फटिक, इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरह एक बच्चा की तरह दिख रहा है, क्राइस्ट धीरे धीरे एक बच्चे की तरह रिप्रेजेंटेड, और साधारण जो उनके संघ की और भी कोर्ट लेडीज हैं, इसमें भी थोड़ा सा मेरी को लंबा दिखाया गया है, पर ऑलमोस्ट नेचुरलिस्टिक स्केल। और इसमें भी हम स्टडी ऑफ, ये देखते हैं ग्लास विंडो, स्टडी द बैकग्राउंड में किस तरह लाइट लाइट एंड शेड डेप्थ देने के लिए, ऐसे लग रहा है कि एक फ्लैट, उसमें भी एक बहुत डेप्थ लाया गया है, इस तरह स्टडी करके पूरा स्पेस एक एक्सपेरिमेंट बन गया है। हाउ टू द पर्सपेक्टिव एंड डेप्थ सबके उसमें किस तरह, मतलब फ्लैट जगह में हम किस तरह डेप्थ लाएंगे। फिर आर्किटेक्चर की भी बात है, ये भी पिएरो डेला फ्रांचेस्का। इसमें क्या है, देखिए रिलीजियस सब्जेक्ट, ये फ्लैजेलेशन जब क्राइस्ट को बेत से मारा गया था ना, तो उसको फ्लैजेलेशन कहते हैं, तो इसका टाइटल है फ्लैजेलेशन। तो ये जो तीन है सामने, ये दिख रहा है, ये तो साधारण रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन मैन, 3 merchants maybe one from China, one from Israel, the other Greek, third one is Greek। तो ये क्या बात कर रहे हैं आपस में, ये कह रहे हैं कि क्राइस्ट को किस तरह बेतों से मारा जा रहा है, तो दे आर नरेटिंग। तो ये नरेशन हैज बीन प्रेजेंटेड इन 2 स्केल, 2 भागों में हम कह सकते हैं। तो जो क्राइस्ट है वो हम देखते थे रिलेटेड टू बैकग्राउंड, मतलब मानवतावाद इतना आगे बढ़ गया है कि ईश्वर पीछे चले गए हैं, so relegated to the background and at the forefront comes the common man। और इसमें भी हम डिटेल
स्टडी खपरेल, बिल्कुल नेचुरलिस्टिक, पेड़, ऑरेंज ट्री, बिल्कुल नेचुरलिस्टिक स्टडी। और ये पैलेस दिखाना चाह रहे हैं जैसे रोमन पैलेस, इसीलिए जो कोरिंथियन कैपिटल, तो रेनेसां में कोरिंथियन कैपिटल नहीं है, तो ये प्राचीन रोम, ये है आइडियल रेनेसांस मैन। कैसा होना चाहिए? यूनिवर्सल मैन, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये मैन कैसा होना चाहिए कि वो तो बहुत शौर्यवान होना चाहिए और वो स्कॉलर भी हो, वो कविता भी लिखे। तो ये इसीलिए वो तो युद्ध में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो ईश्वर के इसमें सेवा में नियोजित है। तो युद्ध बराबर जो बुराई है उसके विरुद्ध निरंतर युद्ध चलता रहता है, सिंबल। तो इसलिए उसने वर्ण पहने रखे हैं और वो है आइडियल स्कॉलर, इसलिए पढ़ रहा है। पर वो धर्म का भी वाहक है, इसीलिए पोप की टोपी, रिलीजियस कैप। हम बहुत कभी कभी मानते हैं कि रेनेसांस रिलीजियस मूवमेंट था, पर मेरे विचार से नहीं। सेंटर होमोसेंट्रिक था, पर ईश्वर थे बीच में, ऐसा नहीं कि ईश्वर को हटा दिया गया था। ये पेरुजिनो की तस्वीर है, राफाएल के गुरु थे पेरुजिनो। तो इसमें आइडियल प्रोपोर्शन, तो ग्रेको रोमन आइडियल प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए, तो वो इसमें हम देख सकते हैं कि ये ईसा मसीह पीटर, उनके अनुयायी पीटर को चाबी पकड़ा है, सिंबॉलिक चाबी, क्रिश्चियनडम की चाबी, जहाँ से कि सेंट पीटर, मतलब पोप का दावा हुआ कि उनको क्षमता दी गई है, ईसा मसीह ने दिया है। तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ द की, तो इसमें भी हम देख सकते हैं पेरुजिनो के इसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको he didn't break too much, क्योंकि यहाँ के जो फिगर है वो एक तरह से है, यहाँ के जो फिगर है उनका भी एक तरह का, still we find it is static, not so dynamic, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज के हैं और हम बाद में और जाके देखेंगे कि ये भी इसमें भी परिवर्तन आ रहा है। ये भी एक पुरानी प्राचीन मूर्ति थी ग्रीक मीथ से, जिसका हम कह सकते हैं कि रीडिस्कवरी, रीडिफाइन। ये पेंटिंग में इसको इमिटेट किया गया। ये 1500 के आसपास की है, बोत्तिचेली की है। प्रेजेंटेशन ऑफ मैजाई। हाँ, पर इंटरेस्टिंग बात है कि ये मतलब ईसा का जन्म हुआ है पैलेस्टाइन में, तो वहाँ मोर नहीं है। तो हम जब पढ़ते हैं, जब इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मार्को पोलो ने 13th सेंचुरी में जो प्राचीन रोमन रूट थी उसको फिर he rediscovered, he came to China and then India, and the trade had been re-established. तो भारत से कुछ मोर भेजी गई थी as a gift, and वो बहुत स्टडी का विषय बन गई। तो यहाँ मोर, it's a natural study of peacock, which was sent as a gift to Medici's of Florence, the masters, Florentine masters। और ये शायद पहला चित्र है जहाँ आर्टिस्ट सेल्फ पोर्ट्रेट है, ये बोत्तिचेली है। We can say contextualizing, recontextualizing। ये जो मैजाई आए थे 3 मिलने के लिए, तो वो कंटेम्प्रेरी हो गया है, जैसे कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, क्योंकि ये तो ड्यूक एंड डचेस फ्लोरेंटाइन
ये सब फ्यूडल लॉर्ड्स, और ये दिखा रहे हैं कि एज Palestine was a colony, Roman colony, so the ruins. ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया 15th सेंचुरी का। हाँ, क्योंकि जब ईसा ने जन्म लिया था तब तो रूइन नहीं हो सकता है, रोमन रूइन we cannot find even peacock there. जैसे हम बार हम लोग कह रहे हैं कि रेनेसांस वाज अ रीडिस्कवरी ऑफ ग्रेको-रोमन वर्ल्ड, तो द ग्रेको-रोमन मीथ्स वर आल्सो रिवाइव्ड। तो ये मीथ है स्प्रिंग, प्रिमावेरा, स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग मतलब यूरोप में सब सफ़ेद हो जाता है जाड़ों में, एवरीथिंग इज कवर्ड विथ स्नो। उसके बाद स्प्रिंग सच में एक हम कह सकते हैं कि रिवाइवल, जहाँ जब बर्फ पिघलती है, फूल खिलते हैं, तो इट्स अ मेजर चेंज विच इज विजिबल। हमारे लिए वसंत इतना मतलब इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का मतलब तुषारपात नहीं होता है, पर यूरोप के लिए स्प्रिंग एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो ये प्रेम की देवी आफरोदिते एट द मिडल, उनका बेटा क्यूपिड, उनके पति मार्स, जो अपनी लाठी से जो बुरा बादल है उसको हटा दे रहे हैं, जो बैड वेदर। ये 3 ग्रेसेस देवी हम कह सकते हैं, वन देवी। और ये है बसंत की देवी, जो दक्षिण वायु है, जो जेंटल ब्रीज, ज़फ़ायर, उसके स्पर्श से वो बदल जा रही हैं, रूपांतरित हो रही हैं फ्लोरा में। और इसमें लगभग 500 प्रकार के फूल हैं। इट्स अ नेचुरलिस्टिक स्टडी। अगर हम देखें तो लगभग 500 किस्म के यहाँ फूल हैं। So this is the opening of mind. This is what Renaissance means, पुनर्जागरण। ये एक क्रिश्चियन फादर है जो कि 4th सेंचुरी में हुए थे, सेंट ऑगस्टीन, पर उनको बिल्कुल कॉन्टेम्पररी इसमें दिखाया है। वो ग्लोब, उनके कमरे में ग्लोब है। तो रेनेसांस क्या दिखाना चाहता है? आज मनुष्य का जो मन है वो पूर्ण विकसित है, वो सबके संग एक संतुलन बना रख सकता है। साइंटिफिक माइंड, रैशनल माइंड, जो पढ़ रहे हैं, सेंट ऑगस्टीन पढ़ रहे हैं, और उनका साइंटिफिक माइंड भी है, क्योंकि वो ग्लोब रखे हुए हैं। और हम देख सकते हैं ये भी एक जैसे घड़ी है। जो scientific experiments are going on, which would later bring in reformation, तो उसका भी हमको आभास मिल जाता है। ये भी बॉटिचेल्ली की बात ऑफ वेनस, ये भी बहुत मशहूर कृति है, जहाँ बिल्कुल स्टडी, देखिए समुद्र की जो स्टडी, सीप की स्टडी, तो पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग नहीं रह गई है, तो और भी बहुत कुछ की स्टडी है। खासकर पेड़ पौधे, पानी, लाइट, उसकी भी स्टडी है, सब मिला के। वंडरफुल स्टडी ऑफ सी, दूर किस तरह होगा, किस तरह पास के हम किस तरह दिखाएंगे, फेरिल जलराशि। ये बहुत ही सुंदर डिस्कवरी ऑफ नेचर।
धीरे धीरे रेनेसांस जो पूर्णता की ओर जा रहा है, हम देख रहे हैं कि आइडियलाइजेशन हो रहा है, जो नेचुरलिस्टिक लाइट है धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट की ओर जा रही है। इसमें हम देख सकते हैं किस तरह फिगर का पोजीशन है, इट्स लाइक ए ट्रायंगल, दिस इज नॉट नेचुरलिस्टिक, एक ट्रायंगल की तरह जो कलर है unrealistic. So movement again to some kind of abstraction, because the natural world has become so it's hard to bear the reality. जैसे कि मैंने कहा कि जो ideal prince वो दूसरों को विष खोल दे रहे हैं, so it's hard to bear the reality. So we can find an escape again to the idealization, to the abstraction. A full circle के बाद हम जैसे सर्कल हो जा रहा है। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ बेसिकली, तो मैं इसका एक किस्सा बनाऊंगा और फिर शायद मैं सब बच्चों को बुलाऊं कि जो पुनर्जागरण का युग था यूरोप में, उसमें जो आपने दिखाया कि किस तरह से एक दैवीय शक्ति के ओझल होते हुए खुले हुए मन और मस्तिष्क और दिमाग मनुष्यों के बने, इसमें से कैसे कैसे कहानियाँ, कैसे कैसे किस्से हम अपने धरातल पर बोल सकते हैं और यूरोप में तो खैर ही है। तो आज मुझे आप माफ करें कि मैं इसके लिए भी तैयार नहीं हूँ, पका हुआ नहीं किस्सा आ रहा है दिमाग में, बीज पड़ गया है, इसमें समय लगेगा। आख्यानों के आधार पर या किस्सों के आधार पर पेंटिंग्स बनती हैं, फिल्में बनती हैं, और अब हम लोग इंतजार करेंगे कि पेंटिंग के आधार पर बना हुआ किस्सा का भी सुन सकें। मैं आपके किस्से का इंतजार करूंगा व्यक्तिगत रूप से भी और सबके साथ भी। So now the questions, comments or queries to the scholar. Well, that's why I called it a classroom lecture, because for most of us it is so new and the visual delight was so much that it's not really necessary and not really important to come up with a question if one doesn't have any naturally. In fact, if you don't mind, Professor Das, if we have some time, I don't know, if we have some time for 15 minutes or something, if you could please say something more specifically about the importance of Da Vinci as the ideal of Renaissance man, as the visionary and as painter or whatever. If you could say something about it in particular. मैं क्षमा मांगना चाहूँगी क्योंकि इतना समय हो गया मुझे ध्यान नहीं मिला। बोल रहा है। और मेरी हिंदी के लिए दोनों बातों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं दा विंची तक नहीं पहुँच पाई, पर दा विंची मैं सोचती हूँ कि एक आइकॉन ऑफ रेनेसांस, क्योंकि उन्होंने सब ओर से एक पूर्ण मानव क्या है इसका हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि वो तो साइंटिफिक माइंड तो भाई जैसा उनका, और उनकी जो स्टडी आप देख भी सकते हैं उस स्टडी में, वो जैसे हम मोनालिसा हम देखते हैं जो हमको पता है बहुत फेमस है, इट्स अ स्टडी ऑफ एक्चुअली जो मसल, फेस मसल, द स्टडी ऑफ फेस मसल, कि कोई हंस रही है पर मतलब जो स्माइल है वो बिल्कुल किस तरह मसल से उसकी झलक पड़ रही है स्माइल, एंड इट्स वी कैन से अ केस स्टडी ऑफ लाइट। हाँ, उसकी जो पोशाक है वो बिल्कुल अंधेरे में ढकी है, मतलब he didn't want detailing of the, सिर्फ उसका यहाँ हेम दिख रहा है, और इट्स ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक। अगर हम देखें तो वो जो डार्क ग्रीन, इट्स अ स्टडी ऑफ लाइट एज वेल। और
दा विंची तो जब वो पहले उन्होंने करियर शुरू किया तो फ्लोरेंस में उन्होंने करियर शुरू किया, पर फिर वो फ्रांस में भी गए। तो जैसे फ्लोरेंटाइन जो तब जो उसकी धारा थी आर्ट की, तो वो उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे क्योंकि वो ही वॉज अ जीनियस। तो फिर वो मिलान में चले गए। मिलान के जो ड्यूक थे उनको बुलाया ड्रॉब्रिज तैयार करने के लिए। वहाँ जो ब्रिज है, कैसल का ब्रिज, वो उठा दे कैसे फोल्डिंग हो सके, तो फिर वो भी उन्होंने बनाया। तो it's a multifarious, multi-dimensional, I should say that personality, and perhaps the symbol of Purna Manav. I'm sorry, my name is Audrey. I didn't get anything, but I saw a picture. I saw one picture, it was a drawing, and people, there wasn't wearing shoes. So I don't know, in the Renaissance, were there people wearing no shoes there or what? Because I didn't get why they didn't wear shoes. They were inside it's like a down of the building, and they were inside a house, one building. So I want to understand that. The question is, why didn't they put shoes? They didn't put shoes, yeah. Because Christ, he was flagelled naked. So everyone was like that. I didn't notice. Maybe Christ and his apostles, they were barefooted, because Christ represented he hails from very poor people. Yes. But he wasn't the only one. Everyone. I'm sorry, I don't know. It's my ignorance. Thank you. Question, I would like to be rather enlightened about something which is believed to be true. They say that even today we are living Aristotle's dream. Would you like to expand on that? In Europe, we are the legacy of Aristotle. Aristotle, we feel, that we have really gone far ahead scientifically, art, philosophy. But in one sentence, I read a book which says that even modern man today is living Aristotle's dream. If you can expand on that concept. I'm sorry, I don't know much about philosophy. Maybe philosophy has not moved much from what Aristotle thought. I'm sorry. Another thing I observed that yes. the whole of the story of that period, 14th to 16th century, the movers and shakers of that period, they were really not discussed. It is only how things happened and what changes took place. So, was your lecture planned like that to keep them in background? Actually, my title was revisiting. It's an art, only art, true art. Because there's so many things. Because the Petrarch and Dante, they used the vulgar language. It was also the beginning of Renaissance, when you put weightage on your tongue, and they did not use Latin. And then there were so many experimental writings on society, social science in Florence. So I could not just mention those because I couldn't. Excuse me, ma'am. During the Renaissance, the painters actually painted their mind out and the situation prevailing in those days. So Michelangelo and Leonardo, they were actually contemporaries who were always fighting. Where do they? In Florence. Yes, they're in Florence. No, they were always into quarreling. They were quarreling, always into quarrels because of many reasons. Now, I want to know one thing. These painters, these artists,
did they express their mental status, their enmity, their warring minds in any of their art? Michael and Leonardo, both of them inclusive. I don't think they express their enmity in any book, because I have read sonnets of Michelangelo. He never mentioned this enmity. And I have read the diary of Leonardo da Vinci. He also didn't mention this. But this was, I think, it was quite customary, because the artists had to win favors of the dukes and duchesses. And that's why perhaps there was a rivalry. And for that, Leonardo had to leave Florence and seek his livelihood elsewhere, in other courts in France and in Milan. I think that's the reason. But they never express, but I don't know. They were civilized. Is there a question? Yeah. Good evening, ma'am. Ma'am, I went through all the paintings, and I would particularly request you to tell me about something. I have a doubt that Leonardo da Vinci, he made many paintings, the Mona Lisa, the Virtue Woman, the Last Supper. Is it something that he has, portrayed all the paintings according to his perspective, or about something very individual, very particular about any person or something? Or is it just related to the common happenings of the society or something? I just want to ask you. All the artists were individualistic, but they had to respect the taste of the masters who just gave them order. But I don't think, because Leonardo da Vinci painted very little. Okay, so he was individualistic in that. Okay, so 4 or 5 panels.